नमस्कार, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोगों की मुलाकात हो रही है। इसके दौरान हम लोगों ने ऑडियो फॉर्मेट में न्यूज़ प्रोग्राम संचालित किया था। आज फिर से हम एक नए सिरे से पूर्ववत हम इस प्रोग्राम को संचालित करना शुरू कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वह अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और चूंकि यह अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे हम किस पेपर में रखेंगे, तो जीएस के पेपर 3 में रखते हुए और इस टॉपिक के बारे में जो भी जानकारियां हैं, यह टॉपिक क्यों चर्चा में है, इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे, जानेंगे। तो आइए टॉपिक पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज का टॉपिक जो है वह अवसंरचनात्मक विकास से मिलेगी नौकरियों को आस, इससे जुड़ा हुआ यह टॉपिक है। कहने का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जॉब क्रिएशन के, नौकरियों के सृजन के, नौकरियों से इनका सीधा ताल्लुक है। कैसे इसका ताल्लुक है, किस कॉन्टेक्स्ट में यह जो विषय है, यह विषय चर्चा में आया है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। दरअसल इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम इस पूरे टॉपिक से संदर्भित जो भी डायमेंशंस हैं उन सभी डायमेंशंस को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये खबर में क्यों है, हमने इसे आज पिक क्यों किया है। उसके बाद हम समझेंगे पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, चूंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का आज की चर्चा से सीधा ताल्लुक है। इसके बाद हम समझेंगे कि पूंजीगत व्यय बढ़ाने का मकसद क्या है। भारत सरकार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाई है, और इस परिवर्तन के पीछे, इस नीति के पीछे क्या कुछ ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ चैलेंजेस आने की संभावनाएं हैं, इसके बारे में समझेंगे, और पूरी चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है उस सवाल को हम एक नज़र देखेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और खबर को देखते हैं। यदि हम खबर की बात करें तो आर्थिक मामलों के जो सचिव हैं मिस्टर अजय सेठ, इन्होंने एक बात कही है। क्या कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश हैज़ लार्जर लास्टिंग मल्टीप्लायर इफेक्ट विल क्रिएट डिमांड जॉब्स। इनका ये कहना है कि अवसंरचनात्मक विकास को यदि हम तरजीह देते हैं, उसको हम समर्थन करते हैं, उसको हम पुश करते हैं, देन फिर इसका जो इम्पैक्ट होगा वह एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देगा। कई स्तरों पर, कई लेवल्स पर वो हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है, और इसके साथ साथ इससे क्या होगा, डिमांड में भी बढ़ोतरी होगी, मांग में भी बढ़ोतरी होगी, और इसका जो असर है वो जॉब पर भी पड़ेगा, नौकरियों में भी इजाफा किया जा सकता है, जॉब्स भी इससे बढ़ेंगी। तो इस पूरी चर्चा में जो एक शब्द है वह जुड़ा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ों को आगे हम टोटलने की कोशिश करेंगे। तो खबर के अंतर्गत हमने जो समझने की कोशिश की है उसमें यह है कि पूंजीगत व्यय में लगभग 35% की वृद्धि हुई है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35% की वृद्धि की गई है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। इस बार का जो बजट आया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें एक बताया गया कि बजट 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ का जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। पूर्व वर्ष में, पूर्व वित्तीय वर्ष में यानी कि 2021-22 में ये लगभग कितना था कि 5.5 लाख करोड़ रुपए का ये जो राशि थी, ये राशि तय की गई थी 2021-22 में, लेकिन 2022-23 में इसे बढ़ा कर करके 7.5 लाख करोड़ रुपए का किया गया है, जो कि प्रतिशतता के हिसाब से यदि देखा जाए तो लगभग 35% की वृद्धि इसमें देखी जा रही है। और यह जो वृद्धि है, यह वृद्धि क्यों की गई है, इसके संदर्भ में हम जानने से पहले ये समझने की कोशिश करें कि आखिर जो पूंजीगत व्यय है ये दरअसल होता क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। यदि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के मतलब को समझेंगे तो इससे जुड़ा हुआ जो अन्य पहलू है, अन्य पहलुओं को भी हम समझेंगे, और उससे आप ये तारतम्यता बिठा सकेंगे कि ये कैसे रोजगार से इसको जोड़ते हुए देखा जा रहा है और अवसंरचनात्मक विकास से जोड़ते हुए इसे देखा जा रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, पूंजीगत व्यय का मतलब क्या हुआ, बहुत ही मोटे तौर पर मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूंजी के निर्माण के मकसद से, पूंजी के निर्माण के मकसद से किया जाने वाला खर्च
है ना। अब आप यह जो सेंटेंस है, यह जो वाक्य है, यह बहुत ही सीधा साधा है, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। पूंजीगत व्यय यानी कि वैसा खर्च जिसके जो खर्च किया जा रहा है किस चीज के लिए, पूंजी के निर्माण के लिए, है ना। जो खर्च हम पूंजी के निर्माण के लिए कर रहे हैं वह पूंजीगत व्यय है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेन मुद्दा है, मेन जो शब्द है वो क्या है, वो है पूंजी। आखिर पूंजी वह किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, पूंजी का मतलब किस चीज का निर्माण। तो यदि हम पूंजी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि अवसंरचनात्मक निर्माण, अवसंरचनात्मक मतलब इसको यदि इंग्लिश में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। इंफ्रा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके कॉन्टेक्स्ट में जो आर्थिक मामलों के सचिव हैं उन्होंने भी ये बात कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुश देने की बात उन्होंने कही है, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये चर्चा चल रही है। तो अवसंरचनात्मक निर्माण के कॉन्टेक्स्ट में इसके साथ साथ सुविधा सृजन, है ना, फैसिलिटीज, ठीक है ना। इसके अलावा और किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, तो उपकरण खरीद, है ना। इक्विपमेंट यदि सरकार खरीदती है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में किसी भी चीज के लिए, तो ये सभी जो चीजें हैं ये सभी पूंजी के निर्माण को दर्शाती हैं, पूंजी के निर्माण को ये शो करती हैं। इनमें क्या क्या आया, अवसंरचनात्मक निर्माण, सुविधा सृजन, उपकरण खरीद, या फिर इसके साथ साथ और हम आगे बात करें तो यदि सरकार परिसंपत्ति के तौर पर जमीन खरीदती है, भूमि खरीदती है ना, परचेज ऑफ लैंड, या फिर कह सकते हैं आप कि भूमि की खरीद। इसके अलावा सरकार यदि कोई ऐसा निवेश करती है जिससे आगे लाभ या फिर लाभांश की संभावनाएं देखी जा सकती हों, है ना, तो गवर्नमेंट, आप ऐसे लिख दें, सरकार द्वारा किया जाने वाला निवेश, सरकार द्वारा निवेश, है ना, वैसा निवेश जिससे हमें आगे जो है फ्यूचर में किस चीज की संभावना हो सकती है, प्रॉफिट की या फिर डिविडेंड की, लाभ और लाभांश की संभावना हमें भविष्य में हो सकती है, वैसा निवेश। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी कैपिटल के निर्माण में ये साझेदारी निभाती हैं, पूंजी के निर्माण में ये अपनी भागीदारी करती हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पर दर्शा देना चाहता हूँ, अवसंरचनात्मक विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में, सुविधा सृजन फैसिलिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, उपकरण खरीद, परचेज ऑफ लैंड, जमीन यदि खरीदी जा रही हो, या फिर सरकार के द्वारा किया जाने वाला निवेश, ये सभी जो हैं पूंजी निर्माण के अंतर्गत इन्हें रखा जा सकता है। और इन सभी चीज़ के लिए जो खर्च है, जो भी सरकार व्यय कर रही है, उसे हम टोटलिटी में यदि हम कहें तो उसे क्या कहेंगे, पूंजीगत व्यय या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। और यह जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस वित्तीय वर्ष में कितना रखा गया है, तो 7.5 लाख करोड़ रुपए की जो राशि है कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत इसे रखा गया है ना। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि अवसंरचनात्मक के अंतर्गत क्या आ सकता है भाई, अवसंरचनात्मक के निर्माण में क्या क्या चीज़ें रखी जा सकती हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देना चाहूँगा कि जैसे सीमेंट उद्योग हुआ, जैसे कि इस्पात उद्योग, स्टील के क्षेत्र में विकास के लिए, है ना, औद्योगिक के क्षेत्र में विकास के लिए, तो इन सभी चीज़ों को आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत, अवसंरचनात्मक के अंतर्गत रख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो सब इसी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इन सभी क्षेत्रों में यदि हम पूंजीगत निवेश करते हैं, खर्च करते हैं, तो फिर इसका जो असर है वो किस चीज़ पर पड़ेगा, वो आगे हो सकता है कि इससे रोजगार वृद्धि हो। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में आगे जो बात की जा रही है कि पूंजीगत व्यय आखिर बढ़ाने का मकसद क्या है सरकार का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं, पूंजीगत व्यय क्या होता है, इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसके मकसद को यदि देखा जाए तो पहला तो यही है कि ये अवसंरचनात्मक विकास कैसे किया जाएगा। इसके कॉन्टेक्स्ट में यदि मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ तो पहला तो एक ये है
कि NIP का मतलब क्या हुआ? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, यह जो NIP है इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी और 2020 से लेकर के 2025 के बीच में, 2020 से 25 के बीच में लगभग 111 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है इसके माध्यम से किए जाने की बात की गई थी और इसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स शामिल किए गए हैं NIP के तहत। उन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किया जा रहा है और वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लोगों की भागीदारी हो रही है, रोजगार सृजन उन प्रोजेक्ट्स में किया जा रहा है और इससे जो है उसे मदद मिल रही है। और जहां एक तरफ लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है, रोजगार उन्हें मुहैया करवाया जा रहा है, वहीं एक तरीके से जो देश की प्रगति में भी इस स्कीम के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो यहाँ पर ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि यह जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, यह जो है इस दिशा में पूंजीगत व्यय के माध्यम से जो एक ऑब्जेक्टिव है अवसंरचनात्मक विकास की, उस दिशा में यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर साबित हुआ है। आगे बात करें तो आगे सरकार ने एक चीज़ और किया है कि बैंक गारंटी की ज़रूरत नहीं होने की भी बात कही गई है। सरकार ने यह भी कहा है कि यदि कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कि बैंक की गारंटी के लिए पहले ज़रूरी होता था बैंक गारंटी लेना, अब ये आवश्यक नहीं है कि बैंक जो है गारंटी दे, बल्कि हम ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें बैंक गारंटी के बिना भी और उन्हें जो भी ऋण है, जो भी उन्हें अपेक्षित ऋण की आवश्यकता है, वो अपेक्षित ऋण उन्हें मुहैया कराई जा सके और इसमें सरकार जो है प्राथमिक तौर पर वो भागीदारी अपनी निभाएगी और इस तरीके से बैंक गारंटी की भी ज़रूरत नहीं होने की बात यहाँ पर सरकार ने कही है। यहाँ पर जो एक बात और है कि रोज़गार सृजन के कॉन्टेक्स्ट में भी जो किया जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को तरजीह दी जा रही है, इसमें सरकार का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो है MSME सेक्टर में, MSME सेक्टर यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है ना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है ना, तो इस क्षेत्र में कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में जो नियोक्ता हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, और ये जो नियोक्ता हैं वो कोशिश करें, वो यदि चाहें तो एक बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया करा सकते हैं, बशर्ते इस सेक्टर को पुश किया जाए, इस सेक्टर को सरकार के माध्यम से जो है मदद दी जाए। और इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए ECLGS, इसके लिए क्या किया जा रहा है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की सहायता ली गई है। यहाँ पर नोट कीजिएगा, ECLGS का मतलब क्या हुआ? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बैंक हैं वो बैंक MSME सेक्टर के लोगों को जो भी ऋण की आवश्यकता है वो ऋण मुहैया कराएं और अतिरिक्त वो उन्हें ऋण दें। जैसे कि अभी मान लिया जाए, आपको यदि मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि MSME सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी यदि क्षेत्र है, कोई भी एम्प्लॉयर है जिसने किसी भी बैंक से ऋण पहले से ले रखा है ना, तो सरकार ने ये कहा है कि ठीक है, जिसने यदि वो ऋण ले रखा है उसे आप और अधिक ऋण दीजिए और उसके लिए आपको कोई भी अलग से गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी गारंटी लेता हूं और बैंक को आश्वस्त करता हूं कि यदि आपको किसी भी स्थिति में, यदि जो एम्प्लॉयर है जिसने आपसे ऋण लिया है यानी बैंक से ऋण लिया है, यदि वो ऋण नहीं चुका पाता है तो वो ऋण कौन चुकाएगा? वो ऋण सरकार चुकाएगी, है ना। तो इस लिहाज से जो इसीलिए कहा जा रहा है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। यहाँ पर गारंटी कौन ले रहा है? तो सरकार गारंटी ले रही है, बैंक को ये एश्योर कर रही है कि आप अतिरिक्त ऋण दीजिए इन लोगों को, जो भी ऋण की डिमांड कर रहे हैं उन्हें आप अतिरिक्त ऋण दीजिए
और इसकी गारंटी हम लेते हैं कि यदि कल को ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर है, जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़ा हुआ जो भी प्रोजेक्ट है, वो यदि आपको ऋण नहीं चुका पाता है तो फिर वो हम आपको चुका सकेंगे। तो इस लिहाज से यह जो स्कीम है, ये स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। और यहाँ पर सरकार का जो एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो मकसद है वो यही है कि यदि हम इस सेक्टर को बढ़ावा देते हैं, इस सेक्टर को यदि हम समर्थन देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो इस सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो जुड़े हुए नियोक्ता हैं, वो चाहेंगे तो अधिक संख्या में लोगों को रोजगार दे सकते हैं और इससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे एक अच्छा पुश मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। और इसके अलावा जो मांग आपूर्ति की जो स्थिति है, डिमांड और सप्लाई की जो स्थिति है, उस पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से सरकार का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इन सभी के साथ साथ में कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चुनौतियाँ भी हैं। वो चुनौतियाँ क्या कुछ हैं वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये है कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट प्रभाव जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक संभावना ऐसी भी जताई जा रही है, विश्लेषकों का ये भी एक मंतव्य है कि यदि सरकार जो है अपने स्तर पर बहुत अधिक एक्सपेंडिचर करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, तो इसका एक इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो निजी निवेश हैं, उस पर इसका असर पड़ सकता है। और यह जो स्थिति है, यह स्थिति क्राउडिंग आउट को दर्शाती है, यानी कि जो निजी निवेश है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो बाजार में जो प्रतिस्पर्धा हो सकती है उस दौर से वो बाहर हो सकता है। और यह जो है, यह क्या दर्शाएगा, क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट को यह दर्शाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक जो चैलेंज है वो ये निकल कर सामने आ रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा ये है कि आप यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यदि आप खर्च बढ़ा रहे हैं तो आपको आवश्यकता से अधिक यदि खर्च करना है तो आप कहीं न कहीं से ऋण लेंगे, है ना। बिना ऋण लिए आपकी आय से अधिक यदि आपको खर्च करना है, कहीं अधिक खर्च करना है, तो आपको तो ऋण लेना ही पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में सरकार के समक्ष एक दीर्घावधि कर्ज की जो एक चुनौती है ये यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि जितनी सरकार की आय है, जितनी सरकार की इनकम है, उससे कहीं अधिक वो चाह रही है कि हम खर्च करें। और उस खर्च का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो मैंने आपको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की ही है। लेकिन इसका एक जो इम्पैक्ट है वह किस रूप में सामने आ रहा है, तो सरकार पर एक लंबे समय तक कर्ज का जो बोझ है वो बना रह सकता है। और इसका जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट राजकोषीय समेकन या फिर आप इसे कह सकते हैं क्या, फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ कि राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए, न्यून करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो भी उपाय अपनाए जा सकते हैं उसे हम राजकोषीय समेकन या फिर फिस्कल कंसोलिडेशन के अंतर्गत रखते हैं। अभी वर्तमान में जो फिस्कल डेफिसिट की स्थिति है वह संतोषजनक नहीं है। गत वर्ष की यदि बात की जाए तो वो 6.9% थी, है ना, और वर्तमान में 6.4% की बात की जा रही है फिस्कल डेफिसिट की। और यहाँ पर मैं आपको ये भी ध्यान दिला दूं कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के हिसाब से यदि देखा जाए तो एक टारगेट रखा गया था कि फिस्कल डेफिसिट 3% ही होना चाहिए, है ना। वो एक जो है लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उस लक्ष्य की पूर्ति आज तक नहीं हो सकी है। और वर्तमान में जब पिछले 2 साल में 2020 और 2021 में जबकि एक कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था जो रही भारत की वह डगमगाती रही, इस कारण से जो राजकोषीय समेकन वाली स्थिति है, इसको नियंत्रित करने वाली स्थिति है, यह और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है ना। तो इन सब चुनौतियों को भी देखने की आवश्यकता है सरकार को। केवल एक पक्ष ही नहीं बल्कि इन सभी पक्षों को मद्देनजर रखते हुए सरकार को आगे काम करने की आवश्यकता है।
लेकिन निस्संदेह सरकार के द्वारा जो वर्तमान में उठाया गया कदम है, इसे देखना होगा कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था और भारत में रोजगार की जो वर्तमान में स्थिति है उस पर कितना सकारात्मक और नकारात्मक असर दिखाई पड़ता है। बहरहाल आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है, उस सवाल की यदि हम बात करें तो सवाल ये है कि भारत में रोजगार सृजन के लिए अवसंरचनात्मक विकास एकमात्र विकल्प है, टिप्पणी कीजिए। जो ये सवाल है ये थोड़ा सा क्रिटिकल अप्रोच के साथ इसका उत्तर आपको लिखने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखा है एकमात्र विकल्प है कि आप क्या सोचते हैं। मैंने जो आपके साथ डिस्कशन किया उसमें मैंने एक पक्ष तो बताया ही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वह रोजगार सृजन में सहायक हो सकता है। अब आप अपने स्तर पर यह भी विचार कीजिए कि क्या केवल रोजगार सृजन के लिए जो अवसंरचनात्मक विकास है केवल यही यदि किया जाए तो क्या इससे संभव है कि हम बड़े पैमाने पर और संतोषजनक स्तर पर रोजगार सृजन कर सकते हैं, या फिर इसके और भी कुछ अन्य पहलू भी निकलकर सामने आ सकते हैं। तो जो चैलेंजेस है उस पर भी आपको टिप्पणी करनी होगी, आपको आंसर में उस पर भी ध्यान दिलाना होगा, और अन्य जो आप पक्ष हो सकता है उस पर भी आप अपने स्तर पर उत्तर में उसे इनपुट के तौर पर देने की कोशिश कीजिएगा। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर से हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।